सर शुरू, स्टार्ट किया जाए। प्रकाश चैप्टर, हाँ बिल्कुल, प्रकाश शुरू कीजिए। प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर कर सकती है किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि प्रकाश तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है ये। इस कारण ये प्रकाश निर्वात में भी गुजर सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती, नहीं गुजर ध्वनि को सकता है। माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए। जी सर, प्रकाश की प्रकाश वजह से होता आपको है प्रकाश। ठीक। फोटोन की वजह से होता है। हम्म। प्रकाश क्या? फोटोन की वजह से निर्वात में संचरित हो सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़िए। अरे जी सर। फोटोन का तो सूक्ष्म कण ही प्रकाश हुआ, प्रकाश का छोटा जी छोटा कण ही फोटोन हुआ, फोटोन उसकी वजह होता है। से थोड़ी है। चलिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़िए। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है। पहला तरंग प्रकृति है, दूसरा कण प्रकृति। स्पष्ट है कि प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है, कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। प्रकाश विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हीरा में 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा कहाँ है? निर्वात में सर। बिल्कुल ठीक है, निर्वात में, निर्वात में उसके बाद सबसे जल में, ज्यादा। उसके बाद ठीक है, कांच में, उसके बाद हीरा में। हीरा में। ठीक है, जी सर। चलिए आगे। स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। बिल्कुल। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यू है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, तो यू बराबर सी वाई म्यू होता है। यू बराबर सी वाई म्यू, यानी कि यू हो गया आपका क्या, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की नहीं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में अपवर्तनांक। ठीक। स्पष्ट है कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वही लिख दिया सर, उसी को अपवर्तनांक बराबर निर्वात में बिल्कुल प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उलट जाएगा, यानी म्यू बराबर सी ठीक, बाई यू हो जाएगा। बिल्कुल। जी सर। पानी का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। यानी पानी का अपवर्तनांक यानी कांच से कम होता है सर, है ना। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, पानी जबकि का पानी का 1.33, पानी 1.33 का है। 1.5। ठीक है। जी रिफ्रैक्शन ऑफ सर। लाइट। एक समांग माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपती किरण तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित होता है, अपवर्तित किरण नेक्स्ट। कहते हैं। ठीक है। आपती किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपती किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं।
आई इक्वल टू आर होता है ना सर? आई इक्वल टू आर ही होता है ना, दोनों का कोण बराबर होता है। ठीक है, प्रयोगों नेक्स्ट। द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी सघन से विरल में जाएगा, सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, जबकि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि अपवर्तन की क्रिया में कौन स्थिर रहता है, तो आवृत्ति स्थिर रहती है, जबकि चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है। बदल जाती है, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या जी सर। बदलता है? तो प्रकाश की चाल, चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता जो है बदल और जाता है, तीव्रता जबकि अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। ठीक है, नहीं ध्यान में बदलती। रखेंगे। ठीक है, अपवर्तन की जी कुछ सर। घटनाएं हैं, उसको जरा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम्म। जी सर, अपवर्तन की कुछ घटनाएं। पहला है, यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दूसरा है, पानी पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। और बिल्कुल, तो तारों का इससे प्रश्न क्या टिमटिमाना भी। पूछता है? जल में डूबी जी हुई छड़ी बाहर से देखने पे वो थोड़ी मुड़ी हुई महसूस होती है सतह से, ये किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के अपवर्तन के प्रवर्तन कारण। के कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। दूसरी ओर, पानी में पड़े बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से थोड़ा हूटा हुआ प्रतीत होता है, तो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। साथ में मतलब तारों का टिमटिमाना जो है वो भी मतलब किसके कारण होता है? तो भी मतलब क्या होता है? प्रकाश के प्रकाश के तीव्रता के कारण, अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन ठीक के है, कारण। बिल्कुल ठीक है, जी अपवर्तन सर। के कारण। इसको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म एक ऐसा हम्म समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह समानता हम्म कांच का बना होता है। हम्म उपर्युक्त चित्र में प्रकाश किरण एबी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पीक्यू पर गिरने के पश्चात अभिलंब ईबीएफ की ओर झुकती हुई बीसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। बीसी दिशा में हम्म, अपवर्तित हो अपवर्तित जाती हो है। जाते ठीक हैं, है। बिल्कुल। अपवर्तित किरण बीसी पृष्ठ पीआर पर अविलंब जीसीएफ से दूर हटती हुई सीडी दिशा में बाहर वायु में निकल जाती है। इस प्रकार प्रिज्म से एबीसीडी प्रकाश किरण का मार्ग है। यही उसको दिखा रहा है सर कि कैसे अविलंब से अविलोम की ओर मुड़ जा रहा है सघन से विरल माध्यम में जाने पे, और कैसे वो बिल्कुल इसमें आपको अविलंब से दूर हट जा रहा है, ये इसको दर्शाया बिल्कुल है सर। ठीक। वर्ण विक्षेपण। हम्म सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है, जिसमें हम्म, ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल है। यानी इसको विवग्योर ऐसे दिखा बोलते हैं ना सकते सर। हैं, VI जी V विवग्योर। GYOR। ठीक जी है, सर, विवग्योर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के हम्म अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस हम्म प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम्म, यानी 7 रंगों में बटना ही इसको वर्ण विक्षेपण वन कहलाता विक्षेपण, है। बिल्कुल ठीक है। जी। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है और इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। अर्थात ठीक है, तो बैंगनी ये रंग का। ध्यान रखें, ये भी वाला जी। वायलेट जो होता है सबसे नीचे होता है, ये नीचे और होता है। लाल ठीक है, सबसे ऊपर। जो लाल जो होता है सबसे ऊपर होता है। ठीक है, रेड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, जी लाल सर। जो होता है सबसे ऊपर होता है, बैगनी के बाद वायलेट जो बोलते हैं वो सबसे क्या होता है? नीचे होता है। ठीक है, अर्थात बैगनी नीचे रंग का होता है। विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे तो कम नीचे कौन होता है। होता है? रेड होता है, इसलिए रेड का विक्षेपण जो होता है सबसे कम होता है। और बैगनी जो नीचे होता है सबसे बैगनी ऊपर होता है ना सर? नीचे बैगनी होता है। सॉरी नीचे सॉरी, ये सर। हाँ। नीचे बैगनी, सॉरी, नीचे हम्म बैगनी होता है, लेकिन उसका विक्षेपण की बात करेंगे तो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। जबकि रेड हम्म। की बात करेंगे तो क्या, रेड क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, उसका विक्षेपण जो होता है सबसे मतलब क्या होता है? कम होता है। तो कम ये भी होता प्रश्न पूछा, है ऐसे। वन मतलब ये प्रश्न कहते हैं प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो क्या बताएंगे? बैगनी।
बैगनी का, ठीक है। सबसे कम किसका होता है तो क्या बताएंगे? लाल। लाल। लाल का। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, आगे ऐसे पढ़िए। भी देखिए ना सर, जो सबसे ऊपर है उसका विचलन यानी सबसे कम मुड़ा है, सबसे नीचे जो है सबसे ज्यादा मुड़ा है। विचलन कहने बिल्कुल का ठीक, मतलब वही हुआ कि सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है। बिल्कुल सही बता रही है आप, ठीक है, आगे। उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच में बैंगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। कांच में बैंगनी का सबसे कम हाँ, होगा, ये लाल का रिपीट करते सबसे अधिक जाइएगा, ठीक होगा। है, ये जहाँ पे भी आएगा ये जी प्रश्न सर। रिपीट करते जाए, ठीक है। कांच में बैगनी प्रकाश का क्या होता है? वेग सबसे कम होता है। सबसे और लाल कम। प्रकाश का वेग जो होता है सर्वाधिक होता है, ठीक है। इस कारण बैगनी सर्वाधिक। प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे मतलब क्या होता है? कम होगा। कम होता है, ठीक है। कम। हम्म। हम्म। जिसका कम होगा वेग उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, जिसका वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है, बहुत सुंदर, ठीक है, आगे। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जिसका हम्म। तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी, ये भी प्रोपोर्शनल होता है सर। जबकि लाल रंग का हम्म, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा सर। पहला तो पढ़ा बिल्कुल। कि आपका क्या कहता है, पहला क्या था, हाँ विक्षेपण था, विक्षेपण सबसे अधिक होता है बैंगनी का और लाल का बैगनी का सबसे कम। सबसे कम। जी सर। और उसी तरीके से हमने पढ़ा कि कांच में बैंगनी का वेग सबसे कम होगा लेकिन ठीक है, अपवर्तनांक अधिक होगा। सबसे अधिक ठीक होगा, है। बिल्कुल ठीक है। जी। हम्म। जबकि लाल का कांच में वेग सर्वाधिक होगा लेकिन अपवर्तनांक कम बिल्कुल होगा। कम जी होगा, सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट चलिए। हम लोगों ने पढ़ा कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति अधिक होती है, सबसे अधिक अधिक होती होता है। है, बिल्कुल ठीक है। जी। जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी और आवृत्ति न्यूनतम होगी। न्यूनतम होगी, ठीक है, बिल्कुल। जी सर। चलिए। यहाँ क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को भी दिखाया गया है सर। सघन से हम्म। विरल माध्यम में कैसे जा रहा है और कैसे ये 90 डिग्री के कोण पे इधर सघन में मुड़ जा रहा है। इसको बिल्कुल। पढ़ देते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो एक हम्म। विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण को क्या कहते हैं? जो थीटा है वो क्रांतिक कोण हो गया सर। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सर कि आपतन कोण को जो क्रांतिक कोण कहा जाता है इसका मान किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के रंग दोनों पे निर्भर रंग करता पे है। निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक जी। है। जी सर। हम्म। कांच वायु अंतःपृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। क्या कह रहा है? कांच वायु अंतःपृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? लगभग 42 डिग्री होता है। बिल्कुल। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर प्रवर्तन के नियमों के अनुसार प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। यानी ये रिपीट कर प्रवर्तन ना दीजिएगा। होगा बल्कि उसी माध्यम में फिर से वापस आ जाएगा सर। मैं फिर से पढ़ देती हूँ। जब सघन हम्म। माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो हम्म। संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर प्रवर्तन के नियमों के अनुसार प्रवर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। यानी सघन माध्यम से गया और सघन माध्यम में ही वापस आ गया। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। और बिल्कुल। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उपयोग हम लोग क्या क्या में करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स में करते हैं सर। ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, जी ठीक है। सर। यहाँ पे बहुत अच्छे से चलिए। फिगर में समझा दिया है सर कि कैसे चलिए पहले। सघन से गया ये, फिर उसके बाद विरल में ना जा करके फिर सघन में आ गया तो वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया। ठीक। प्रवर्तन। प्रकाश जब किसी हम्म। वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, हम्म। संचरित या परावर्तित हो सकता है। प्रकाश हम्म। किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है।
प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उसे वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश प्रवर्तित करती है। अच्छा, कह रहा है कि पॉलिशदार चमकीली सतह जो होती है वो वस्तुएं पॉलिश रहित, जिसमें पॉलिश नहीं किया गया है, या नहीं जो होता धुंधली उससे सतह, ज्यादा करेगा, बिल्कुल हाँ, सिंपल सी बात है, जो पॉलिश उसकी ज्यादा अच्छा अपेक्षा, होगा वो अच्छा करेगा। हाँ हम्म। जी सर, उसकी अपेक्षा वो अधिक बिल्कुल। प्रवर्तित करेगा प्रकाश को। हम्म। रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम प्रवर्तक है। इसीलिए आप देखेंगे मिरर वगैरह जो होता है उसको चांदी के मतलब उससे चांदी परत का को ना होता क्या है। कहते हैं लेपित कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छा प्रवर्तक माना जाता है हमारा। जो अगर नहीं करेंगे तो आर पार चेहरा दिखेगा ना, इसलिए हम लोग जो जी अपना जो सर, सिंपल चेहरा मिरर में जो दिखेगा ही देखते हैं अपना नहीं। फिगर दिखते हैं, दिखेगा ही नहीं, आर पार हो जाएगा। ठीक है, आर पार हो जाएगा। जी सर। सिंपल मिरर में देखते हैं तो उसको चांदी से पीछे उसको लेपित कर दिया जाता है, जो कि हमारे चेहरा को मतलब क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जिससे हम लोग अपना चेहरा को अपना आंख के माध्यम से देख पाते हैं, ठीक है। तो रजत धातु प्रकाश की क्या है, उत्तम परावर्तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दर्पण के बारे में देखिए तो क्या दिए हुआ है। एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। हम्म। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने कहा ना सर हम्म। कि हम्म। मिरर में जब पॉलिश कर देंगे तो वही पॉलिश कर दिए हम्म। तो वो दर्पण कहलाया। तो एक बिल्कुल है। समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। जी सर। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी वही और मतलब। चिकनी शीट होती है। हमारी श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसलिए बिल्कुल। समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाता है। यानी समतल दर्पण पे जो भी इमेज बनेगा वो आभासी होगा। काल्पनिक, हाँ, आभासी होगा। आभासी और प्रतिबिंब उसे होगा या काल्पनिक होगा, उसे पर्दे अवास्तविक पर, प्रतिबिंब भी कहलाते हैं, ठीक है। और उसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। सीधी होती है, ये यहाँ भी पे, प्रश्न पूछता है हाँ, समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। आभासी और मतलब क्या होता है, सीधी होते हैं, इसको सीधा आपको होता ध्यान है। में रखना है, ठीक है। चलिए आगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना है सर, बिल्कुल ऐसे ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ। तीनों को ध्यान रखिए कि हम्म। समतल दर्पण पर बना हुआ इमेज क्या रहेगा, उसकी प्रकृति आभासी रहेगी, सीधी रहेगी हम्म। और वस्तु के आकार के बराबर रहेगी। बराबर रहेगा, ठीक है। और अपने अपने हम्म, आपको अगर किसी समतल दर्पण में पूरा बॉडी को देखना है तो आपके वेट का, आधा वेट बोलो, आपके हाइट का 50% आधा होना सर, चाहिए समतल हाँ, दर्पण, ठीक है। 50%। आधा जी होना सर। चाहिए, ठीक है, 50% होना चाहिए, ठीक है। तब आगे आपको उसमें चलिए। पूरा दिखेगा। पूरा दिखेगा, बिल्कुल। जी। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी ही दूरी पर वस्तु का दर्पण के सामने रखी जाती है। यानी जितना हम्म। डिस्टेंस पे आप खड़ा रहिएगा उतना ही डिस्टेंस पे उसमें इमेज बनेगा। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, हम्म। परंतु वे समतल दर्पण के विपरीत सतहों पर होते हैं। एक हम्म। जैसे इमेज तो दूसरे साइड बन रहा है ना सर, और आप दूसरे साइड खड़े हम्म। हैं, ये कहना चाह रहा है। हम्म। समतल दर्पण ठीक है। में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां प्रतिबिंब में हाथ उसका दायां दिखाई होता है, मतलब देगा। अपोजिट काम करता है, ठीक है, ध्यान में जी। रखेंगे, ठीक है। हम्म। गोलीय दर्पण। वो गोलीय भी दो दर्पण तरह के वह होते हैं, दर्पण पढ़िए। है, जी सर, हम्म। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी प्रवर्तक सतह कांच के खोखले गोले को काटा गया भाग होता है। गोलीय हम्म। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर्स, उत्तल दर्पण हम्म। कॉन्वेक्स मिरर्स। हम्म। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन अवतल सतह यानी अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होता है। यानी अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण होता है जिसका प्रकाश का प्रवर्तन अवतल सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक हम्म। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं।
अवतल दर्पणों को बिल्कुल। प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्चों, वाहन के हेडलाइटों और सर्च लाइटों में प्रवर्तकों के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। और तीसरा उपयोग है इसका हजामती दर्पणों यानी दाढ़ी बनाने के काम के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हम्म, यानी ईएनटी जो होता है ना सर, ईएनटी डॉक्टर यानी कि कान आंख नाक हम्म। का जो डॉक्टर होता है, वो इंटरनल भी चीजों अवतल को जो दर्पण का देखता है वो, बिल्कुल। जी सर, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। फिर आप दाढ़ी बिल्कुल। बनाने के लिए या फिर ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वहां भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और बिल्कुल। इसमें टॉर्च में वाहन का हेडलाइट और सर्च लाइट के प्रवर्तक में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण यह हम्म, वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। हम्म, उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात के देखने के लिए वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ठीक है। गाड़ी के साइड में मिरर, लगा रहता है साइड ना, मिरर साइड बोलते हैं ना मिरर उसको, जी। साइड मिरर इसमें करते हैं, ठीक है, हाँ, पीछे से उसमें गाड़ी आने उत्तल के लिए दर्पण देखने पे इसका उपयोग होता है, ठीक है। हम्म, जी सर। चलिए लेंस आप। लेंस दो जी सर, लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परावलयाकार हो सकते हैं, हम्म, किंतु परंतु अधिकतर पृष्ठ गोलीय ही होते हैं। लेंस हम्म, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल बिल्कुल। लेंस उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है। उत्तल हम्म, लेंस को अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अभिसारी बिल्कुल। कन्वर्जिंग लेंस, हम्म, क्योंकि यह कन्वर्जिंग उससे हो कन्वर्जिंग लेंस का। जी क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों को समानांतर पुंजों को अभिसारित यानी एक बिंदु पे ले आता है। एक बिंदु बिल्कुल। पर जो लाया वो कन्वर्जिंग हुआ उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। अब्तल को अपिसारी कहते हैं, बिल्कुल। जी सर। और हम्म, अवतल लेंस, यह लेंस बीच में पतला परंतु किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। हम्म, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को समानांतर पुंज को अपसारित यानी फैला देता है। जो फैला हम्म, दिया वो अपसारी हुआ, जो सिकोड़ दिया वो अभिसारी हुआ। जी हम्म, सर। आंखों आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में उसका निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रिपीट कीजिए। आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु हम्म, जब दिखाई नहीं देगी तो निकट दृष्टि दोष निकट होगा, दृष्टि जब दोष पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी तो वो दूर दृष्टि दोष होगा सर। दूर वाला अपोजिट में होता है। जी, दूर वाला में यानी निकट में अवतल यानी 3 लेटर का है तो उसमें 4 लेटर वाला कीजिए लेंस का प्रयोग। हम्म, हम्म, और उसी तरीके से दूर वाला में है तो 2 है तो 3 लेटर का यानी उत्तल लेंस होगा। जबकि हमको जहां तक याद बिल्कुल। आ रहा है सर कि अवतल में निगेटिव होता है और उत्तल में पॉजिटिव होता है। ठीक ही होगा। जैसे प्लस माइनस का आप ठीक है। देखते हैं ना, जब चश्मा बनाने जाइएगा तो उसमें हम्म, बताता है ना कि प्लस माइनस में आपका क्या है। तो बिल्कुल। अवतल लेंस आप के लिए चलिए इसके निगेटिव होगा क्वेश्चन करते हैं। और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होगा। जी सर, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। 200 से हम्म, 280 नैनोमीटर है जिसका सबसे अधिक होगा। बोल रहा है तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ठीक है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण जिसका परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा किसका कितना कितना हम्म, परास होता है सर। परावैंगनी हम्म, विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 400, दृश्य प्रकाश का ठीक है। 400 से 700, अवरक्त हाँ, विकिरण का 700 से 10⁶ नैनोमीटर में विभाजित किया गया है। ठीक है। जबकि सौर विकिरण को 400 से 700 यानी दृश्य प्रकाश में रखा गया है। हम्म, ठीक है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है तो अभी बताए थे 400 से 700 था, तो उसी के लगभग में है ना, हम्म, 390 से 780 नैनोमीटर। हम्म, बिल्कुल। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है।
एक समान मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। दृश्य ठीक है। स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो क्या होती है? 5500 एंगस्ट्रम, ठीक है। जिसको 555 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। नैनोमीटर भी बोलते, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो कण और तरंग दोनों समान होती है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, बिल्कुल, जिसे प्रकाश हम का लोग एंगल जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, जिसे ये हमारी सीधी आंखें रेखा में नहीं चलता देख है, सकती प्रकृत है। करता है, बिल्कुल ठीक है। जी सर। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का, इसमें दिया हुआ कॉस्मिक किरण का, इलेक्ट्रॉन का, पराध्वनिक तरंग का। तो नहीं, सबसे अधिक होता है प्रकाश प्रकाश का, का, क्योंकि प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक निर्वात में होता है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ निर्वात में सबसे अधिक हाँ, प्रकाश का शून्य का वेग होता है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। जबकि ध्वनि का वेग वायु में सर्वाधिक सबसे ज्यादा वायु में ही होता है। कितना होता है? 322 मीटर प्रति 332 सेकंड मीटर होता पर है। सेकेंड। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम्म, प्रकाश का वेग कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। अब प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जब देखेंगे, जब ठनका वगैरह जब ठनकता है तो क्या होता है? पहले उसकी रोशनी दिखाई देती है, बाद में जाकर आपको ध्वनि सुनाई देती है। वही ना होता है, पहले रोशनी दिखाई देती है, फिर आपको ध्वनि सुनाई देता है। यही होता है ना? जी ठीक है, सर। तो इससे भी आपको पता आराम से चल जाएगा। ठीक है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम्म, प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो निर्वात में जाते हुए सबसे न्यूनतम होगी। कांच, निर्वात, जल और वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे 11 ज्यादा नंबर का होता क्या है। आंसर बताए? प्रकाश की गति है, क्या है? 3.8 मीटर प्रति सेकंड। जी सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा ना 12 प्रकाश बताइए, की 12। गति। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है निर्वात में? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में। पहले प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, बताइए? निर्वात में। कांच में न्यूनतम होती है। न्यूनतम की बात हो रही है। अच्छा सॉरी, न्यूनतम होती है कांच में। अधिकतम ठीक है, निर्वात में हो जाएगा। 14 पर, ये न्यूनतम 14। कांच में। हवा हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। इसमें स्टार दे दिया है। और ये प्रकाश स्टार दे एक दिया तो प्रकार सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन पढ़िए उसका। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में हम्म, प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है, हम्म, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशिक घनत्व का संकेतक होता है। वायु का प्रकाशिक घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। अतः क्या चीज वायु पे में निर्भर प्रकाश का करता है? वेग ताप पे, ताप, दाब और आर्द्रता। आर्द्रता पे। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हम्म, एक नहीं होगा। ठीक है। ताप ठीक है, पर भी, ताप भी दाब हो पर भी जाएगा, दाब और पर भी हो आर्द्रता पर जाएगा, भी। आर्द्रता तो दिया नहीं हो। ठीक है। ताप और दाब तो दिया है सर, घनत्व होगा नहीं, हम्म, आर्द्रता। घनत्व तो तापमान और दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, दाब हो गया, ताप हो गया, घनत्व पर भी करता है। ठीक, चलिए। अतः वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशिक घनत्व, तापमान और दाब पर निर्भर करता है। यहाँ तीनों हो जाएगा सर, प्रकाशिक तो तीनों घनत्व तो नहीं यहाँ पे दे रहा है। ये भी तो दिया ना, ये भी ऑप्शन दे नहीं तो दिया है। ऑप्शन सी में दे दिया स्वतंत्र है, से स्वतंत्र है, देखे ना। अच्छा, ये स्वतंत्र है ताप, मतलब दाब नहीं और होगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक हाँ, है, ये गलत हो गया। हाँ, यानी ठीक है, ये दाब पर, गलत हो घनत्व गया। पर और ताप पर, यानी एक दो, ए बी डी तीन हो गया हम्म, चलिए। इसके अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है 8 मिनट 20 सेकेंड ना, 8 मिनट ये 5 पूरा सेकेंड पूरा बोला लग था। जाता है 500 सेकंड लगता है, ठीक है, 500 हाँ, सेकंड पूरा पूरा, या फिर 8 8 मिनट मिनट 3 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 3 मिनट, 8 मिनट 3 8.3 सेकेंड, मिनट, ठीक है। हाँ वही वही, 8 मिनट 3 सेकेंड सर। हाँ वही 499 मतलब सेकंड 5 मिनट लगता है, भी देता है, 500 कहीं मिनट भी 16 दिया मिनट भी रहता है, देता ठीक है। है, कहीं हम्म 20 सेकेंड भी देता है, ऐसे देता है सर। हाँ 20 सेकंड भी दिया है कई जगह पे। हम्म, तो नेक्स्ट ऑप्शन करिए। के अनुसार मारिएगा, ऐसे सब एक के साथ नहीं हम्म, देगा। नहीं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है वही 8 मिनट लगभग में। सूर्य हम्म, का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। प्रकाश हम्म, तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, जो यानी प्रभावित नहीं वेरिएबल होता कौन है। कौन होते हैं। हम्म, हाँ, नहीं इसमें पूछ रहा कौन कौन प्रभावित प्रभावित होते होते हैं, सॉरी प्रभावित होते हैं। हैं। तो तरंग हम्म, दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। ठीक है, आवृत्ति तरंग स्थिर है और रहती है ना। वेग जो होता है, पर आवृत्ति जी, नहीं प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसीलिए सब प्रकाश में तरंगों आवृत्ति के, दे दिया है, इसलिए गलत बिल्कुल, हो गया। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पे चर जो वेरिएबल जो होते हैं, अगर हम्म, तरंग दैर्घ्य और मतलब वेग होता है, ठीक है, आवर्ती आवृत्ति नहीं नहीं होता है, होती ठीक है। है। ध्यान रखेंगे आवर्ती नहीं होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन, ठीक है, परिवर्तित कौन कौन होगा, तरंग दैर्घ्य और वेग तो होगा, लेकिन मतलब वेग होगा लेकिन आवर्ती नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तीव्रता भी ठीक है। परिवर्तित रहती है सर, तरंग बिल्कुल दैर्घ्य ठीक है। तीव्रता और वेग तीनों, लेकिन आवृत्ति तरंग स्थिर तरंग रहेगी। दैर्ध्य हो जाएगा, वेग होगा, तीव्रता प्रभावित होगा, लेकिन आवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। जी। नेक्स्ट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है, वही आवृत्ति। तो बिल्कुल आवृत्ति नहीं बदलता है, वेरी गुड, आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। चले नेक्स्ट हम्म। चले। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। क्या होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब गमन करेगी तो चाल बढ़ हम्म, जाएगी और अविलंब से यह दूर हट जाएगी। बिल्कुल, चाल बढ़ जाएगी और जबकि अविलंब से ये मतलब क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक है, ध्यान में जबकि रखेंगे, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। उसमें भी हम्म, चाल बढ़ जाएगी लेकिन अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी जो ऑप्शन बी दिया है ना, ठीक इसका हम्म, उल्टा हो जाएगा सर, विरल माध्यम से उल्टा हो सघन जाएगा, ठीक है। माध्यम। जी। ठीक है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है प्रकाश से प्रकाश रासायनिक ऊर्जा संश्लेषण। में कन्वर्जन होता है, ठीक है, इसका जी। पढ़ दीजिए, समीकरण पढ़ दीजिए, एग्जाम में पूछता है। जी सर, C6CO2 प्लस 12H2O प्लस हम्म, प्रकाश पर्णहरित प्लस पर्णहरित को अगर ये हम्म, रिएक्शन करेगा तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस पर्णहरित हम्म, इसका होगा, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब जल की उपस्थिति में जल के साथ जब प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये टूटेगा, रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हम्म, प्लस जल ये बनाएगा सर, ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। नियॉन होता है, ठीक है, क्या होता डिस्चार्ज है, नियॉन लैंप होता है, में ठीक सर, है। डिस्चार्ज लैंप और हम्म, ट्यूब में तथा हम्म, दीप्ति बल्बों में भी नियॉन गैस भरा जाता है बिल्कुल। सजावट और विज्ञापन के लिए। साबुन के पतले हम्म, झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। व्यक्तिकरण का। हाँ, परावर्तन और व्यतिकरण का ये उदाहरण होता है, बिल्कुल। चमकदार दिखना। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी हम्म, पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है। इस घटना के हम्म, परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई देती है। किस चीज का बिल्कुल। चमकना प्रकाश का इंटरफेरेंस होगा सर, प्लस व्यक्तिकरण। परावर्तन भी दिया। बिल्कुल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। कहा जाएगा हीरे से लेकर कांच में जाएगा, ठीक है। हीरे से जी। कांच में जाएगा तो क्या होगा, पुनः परावर्तन होगा, ठीक है। यानी सघन माध्यम से विरल विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगा ना
तो आपतन कोण के क्रांति कोण से अधिक हो जाने पर ये अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक। तो हीरा से कांच में हम्म, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करती है वो क्या है? पुनः आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक ऑप्टिकल परावर्तन, फाइबर, बिल्कुल ठीक है। जी सर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? फिर वही क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक बिल्कुल पूर्ण परावर्तन के आंतरिक द्वारा। परावर्तन, बिल्कुल ठीक है। जी सर। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश प्रकाश तरंग के रूप तरंग, में होता है। वही बिल्कुल। ऑप्टिकल फाइबर सर, इतना हिंदी लिखा ना। हाँ, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर प्रकाश तरंग जी कहते हैं। सर। उस प्रकाश तंतु देखे ना, बाद में दिया है ना, प्रकाश तंतु को प्रकाश तरंग के रूप में काम करेगा। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। चौथा है भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। ऑप्शन ए दिया है, रिलायंस नहीं है इसमें। 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 ठीक है, तीनों के जी तीनों सर। जो है आपका सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर तो होता ही है। प्रकाशीय तंतु संचार ऑप्टिकल तंत्र में फाइबर ऊर्जा जी। उपयोग में अत्यधिक कम होता है, ठीक है। अब प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ठीक है। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। बाकी रिलायंस नहीं है, ठीक है। कौन है इसमें? स्टारलाइट स्टारलाइट कंपनी, कंपनी है। ठीक है। वर्ष स्टारलाइट 2000 में कंपनी, स्टारलाइट ठीक है। कंपनी द्वारा प्रकाशीय तंतुओं का निर्माण किया गया है। चलिए पढ़िएगा बात 31 नंबर करेंगे। प्रश्न। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या सकल आंतरिक परिवर्तन, जो भी दे दे। बिल्कुल ठीक है। एंडोस्कोपिक में एक एंडोस्कोप है, सरल सूक्ष्म नहीं क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। वो ऑप्टिकल फाइबर पे ना काम करता है, सॉरी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ना। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इससे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। एंडोस्कोप मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें किसी को दिक्कत है क्या सर? एक नहीं, क्या एंडोस्कोपिक तो दिक्कत है? समझ में आ ही गया। ये क्योंकि देखिए रेगिस्तान में दिखाई होती है। संकीर्ण दूरदर्शी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी तो है ही नहीं। कैमरे का प्रकार तो कहना गलत होगा, क्योंकि उसमें एक प्रकाश के लिए भी व्यवस्था किया गया है। प्रकाश प्लस वीडियो कैमरा है एंडोस्कोपिक। हाँ, बिल्कुल। मृग मरीचिका तो जान ही रहे हैं कि ये पढ़ पूर्ण दीजिए इसका आंतरिक सोल्यूशन, परिवर्तन से। मृग मरीचिका से आता है क्वेश्चन, सोल्यूशन पढ़ दीजिए। जी सर। मृग मरीचिका यानी मिरेज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आम तौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान के दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं, तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती हैं। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है, त्यों-त्यों वह अविलंब से अत्यधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से प्रवर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल। पूछा जा सकता है ऐसे सर कि मृग मरीचिका में जो प्रेक्षक है वो कैसा प्रतिबिंब यानी कैसा इमेज देखता है? तो काल्पनिक और उल्टा देखता है। ठीक। बाकी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तो सभी जानते हैं।
फिर से वही क्वेश्चन है, मरीचिका का बनना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या कुल आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश विवर्तन। ऑप्शन सी लिया है इसका 1 और 3। कारण इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो ऑप्शन 1 और 3 दिया है, तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण। अभी तो बताया ना सर स्थलीय कि तापन बहुत और ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन का। जी बहुत ज्यादा गर्म हो हम्म। जाता है हवा, तो उसके कारण बनता है, तो तो तापन हो रेगिस्तान ही में गया। बनता है उसी तो तापन हो ही हाँ गया। जी सर, और अपवर्तन तो आप पढ़ ही रहे हैं कि हम्म। अपवर्तन के कारण ये उल्टा दिखाई देता है, हम्म। आभासी और उल्टा दिखाई देता है। इसका एक और उदाहरण देता है ना सर कि बहुत दूर से आते हुए आप सड़क पे ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है या तेल गिरा हुआ है, हाँ यानी कि नहीं, अब समझिएगा। रेगिस्तान में भी होता है ना, लगे क्योंकि पानी का सोर्स है, क्योंकि वहां पे जी पानी है, ठीक है। और वहां पे जाएंगे जी तो सर। पता चलेगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, कितना भी किलोमीटर चलेंगे ना तो पता चलेगा दिख रहा है लेकिन सामने आता ही नहीं है। हाँ हम्म। वही हुआ मिर्च का, हम्म। मिर्च का। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण हम्म। आंतरिक परिवर्तन के कारण। बिल्कुल। उचित एक रीति जी सर, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। सूचकांक एक होता है। क्वेश्चन जी, यानी जिसका अपवर्तन क्या कर रहा है, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है 2.42 हम्म। होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। हम्म। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहता है। हम्म। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसका अति उच्च हम्म। अपवर्तन सूचकांक होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। एक ठीक कटा है। हुआ हीरा किसका? जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक 39 और परिवर्तन, 40 सेम बिल्कुल क्वेश्चन है सर। सेम क्वेश्चन है। जी। 41 नंबर सर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। कथन है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो आंसर है इसका ए सही है, परंतु आर गलत है। हीरे का यानी कि अपवर्तनांक अब कांच का अपवर्तनांक से अधिक होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। हीरे का कम अपवर्तनांक नहीं कितना होता है। होता है? 2.42 होता है, टू ठीक है। पॉइंट फोर कांच टू का अपवर्तनांक 1.51 वन होता है, पॉइंट ठीक है। फाइव ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे। किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है हेलोग्राफी। आप फोटो किताब वगैरह लाने जाते हो तो देखिए तो चमकते नहीं रहता, जो बोलता असली है कि नकली, इसे पहचान करेंगे, तो उसको वही आपका हेलोग्राफी होलोग्राफी कहते हैं। होता है, ठीक है। वही आप हाँ, थ्री होलोग्राफी होता है, ठीक डायमेंशनल है। रहता है जी सर। बिल्कुल 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसका कह रहा है सर, हेलोग्राफी जो है ध्वनि, प्रकाश या किसी भी हम्म। तरंग के साथ कार्य कर सकती है। ठीक है, हम्म। हेलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक 3 आयामी चलचित्र तैयार किए जाते हैं। 3D त्रिविमीय फिल्म भी चित्र बनता है। लेने के लिए जी सर, हम्म। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हेलोग्राफी का। हेलोग्राफी एक का। इलेक्ट्रॉन जी सर, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन, CRT। फिर से पढ़िएगा। कैथोड रे ट्यूब, रोस्टर स्कैन का उपयोग CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। हम्म। कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है
सभी पारदर्शी माध्यमों से। रमन प्रभाव जो होता है ना, वो सभी पारदर्शी माध्यमों से उस प्रकाश की किरण आर पार चली जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजरता है, ठीक है। मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता के किरणें भी उपस्थित होती हैं। कितना नंबर पे है आप? 45 सर। चलिए 46 करिए। ध्वनि के रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम या लेजर बीम उसी को कहते हैं। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो सीडी को चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। जब एक सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस रूप में? प्रवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, यानी रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के आधार पर इसको वर्णित किया जा सकता है। ये थीन फिल्म की भांति काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दूसरा, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। तीसरा है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलीयमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। चौथा है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रवर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करती है। तो ऑप्शन सिर्फ 3 और 4 इसमें सही है। कौन-कौन ऑप्शन सही है? 3 4 फिर पढ़िए तो। 3 4 रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलीयमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। और चौथा है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रवर्तित लघु रेडियो तरंग का उपयोग करती है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ सर। चूंकि प्रकीर्णन या विचलन n-1 a इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, विचलन बराबर प्रकीर्णन या विचलन बराबर n-1 इंटू a। अतः दीर्घ तरंग दैर्घ्य कम अपवर्तनांक n है वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य अधिक n डैश है या n डैश दिया हुआ है वाले प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है एवं निर्वात में प्रकाश की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पष्ट है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना है। बिल्कुल ठीक है, 0.75 गुना है। हाँ, 0.75 गुना है। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 गलत है। कथन 1 और 2 क्या था कि लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के से कहीं अधिक होता है। तो इसका कहना है कि नहीं, लघु से कम होता है दीर्घ वाला। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का, हाँ जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का तो 0.75 गुना होता है ना, ये तो बता दिया ना। तो दूसरा तो ऐसे ही गलत है। पहले को डिफाइन किया है उसका विचलन के अनुसार सर कि 0.95 दिया ना, फिर 0.75 होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर पढ़िए। एक चलचित्र में पूरी फिल्म को कथन है सर, सॉरी कथन है। कथन ए कह रहा है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। और कारण कह रहा, आंख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन स्टिमुलस हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। ये तो ठीक है। ऑप्शन सी दे रहा है, एक सही है और 2 गलत है। जी सर, आर गलत है। कितना कह रहा है रहता कि है? ए सही है, आर गलत है, क्योंकि जी रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब हटाने के लिए 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। 1/10 सेकेंड तक तो कान में न रहता है सर साउंड का। और ये कह रहा है कान का रहता 1/10। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। बिल्कुल ठीक है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु। इस तकनीक से प्रसारित संकेत इसको किसी भी एमएफ प्रकार की बोलते हैं ना, शोर या एफएम बोलते हैं ना, एफएम म्यूजिक जी नहीं सर बोलते हैं, एफएम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जी जी हाँ, जिस पे रेडियो चलाते हैं सर, एफएम। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनते हैं वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। ठीक है, 52 चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 सर। हम्म, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, उल्टा तथा वास्तविक। वही पूछ रहा है सर। अभिनेत्र लेंस मतलब हुआ उत्तल लेंस, या रेटिना में जैसे आपके आंख में क्या है, उत्तल लेंस ही है ना, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो छोटा और उल्टा। हाँ उल्टा और वास्तविक बनाएगा। वस्तु से छोटा उल्टा और वास्तविक। एक मिनट। वो डिपेंड करता रेटिना है पे जो सर चित्र जैसे। जो बनता है जब वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है ना, उल्टा और वास्तविक वास्तविक दिया बनता है। है। ठीक है, चलिए 54 नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है तथा गहराई व दूरी शुद्धतम अनुमान लगाया जा सकता है। यानी सटीक आप देख सकते हैं, सटीक रूप से देख सकते हैं कितनी दूरी पे है, कितनी उसकी गहराई है। लेकिन ये नहीं है एक एक आंख से 2 किलोमीटर देख रहा है तो 2 आंख से 4 का, ऐसा नहीं होगा। डिस्टेंस में कोई ऐसा फर्क नहीं नहीं पड़ता है। है। ठीक है, डिस्टेंस में कोई फर्क भाई नहीं पड़ता। ठीक है। ये तो चिड़िया वाला कहानी हो गया ना सर। हम्म, बंदूक से जब निशाना लगा तो कितने चिड़िया एक पेड़ पर है, एक अगर गोली से 10 कितना बार नहीं। मारेंगे एक चिड़िया। हाँ, वही बच्चा में वाला हो लोग गया पूछता नहीं सर। था, वही बात। जी सारे ही सर। उड़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि कान की पे दृढ़ता 1/100 ना, 1/16। दृष्टि के लिए 1/16, ये सही है, ये सही है। 1/16। और लाल रंग आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जी ये भी सही था। आंखों के लिए सबसे सुग्राही लाल जो शायद पीला रंग होता है ना, जो कि बॉल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। सर, जो सोडियम का प्रयोग किया जाता है ना सड़कों पर देखें दिया हुआ लाइट कहीं के पे। लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है सर, हम पहला बार इसको साथ देख रहे हैं कि मनुष्य का कान सोल्यूशन पर ही है इसका। जैसे, हाँ क्योंकि आंख वाला तो जानते हैं कि जैसे कान का भी जानते हैं ना सर, जो हम लोग का ऑडिबल जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। लेकिन बिल्कुल इसमें कह ठीक है। रहा है ठीक है। कि मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों हेतु सबसे सुग्राही यानी मोस्ट सेंसिटिव होता है। मनुष्य की हम्म आंख पीले और हरे रंग के लिए सबसे हम्म सुग्राही होता है, ना एक कि बार लाल पीला तो रंग। मैंने बताया ना आपको, और पीला हरे भी। बताया। हम्म हम्म और हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रवाह हमारे मस्तिष्क में 1 सेकेंड के हम्म 1/10वें भाग तक बना रहता है। हम्म अगर 1/10 सेकेंड के समाप्त होने से पूर्व कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों ध्वनियों की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा मस्तिष्क दोनों में फर्क नहीं कर पाता। दृष्टि की दृढ़ता से तात्पर्य यानी प्रिसिस्टेंस इसीलिए ऑफ विजन। जब बहुत तेजी से जब पढ़ाया कोई जाता है ना, तो बोलता है धीरे धीरे बोलो, कुछ समझ में नहीं आया। एक दशमलव हाँ वन वो बाई 10 सेकेंड से जल्दी है दूसरा शब्द बोल देता तो समझ में नहीं आता सब बोला क्या। इसे बोलते हैं वही आराम आराम से बोलो ताकि चीजें समझ में आए। ठीक है, जी इसका सर। वैज्ञानिक कारण दिया हुआ है और रियलिटी वही है। तो जी सुनने सर। की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, दिखने की मतलब 1/16 सेकेंड होती है। ठीक है, 1/16 मतलब कम से कम किसी चीज को फिगर को समझने के लिए 1/16 सेकेंड होना चाहिए। जल्दी जल्दी अगर फिगर अगर दिखाना लगेगा तो उसकी छवि दिमाग में नहीं बन पाएगी से हमने देखा क्या। ठीक है, जी सर। मिनिमम 1/16 सेकेंड होनी ही चाहिए। ठीक है, अब पीले और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, तो अब इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है, अभी आप सोलर लाइट जो होता है गाँव वगैरह में देखिएगा,
या फिर रेलवे स्टेशन पर चले जाइए या फिर अभी किसी बाहर में निकल के चौक पे चले जाए तो उसका वो होगा ना, पीला ही होगा, ठीक है, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा मतलब माना जाता है, ठीक है। लाल आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, लाल प्रकाश बहुत दुखदाई होता है आंखों के लिए, इसीलिए आप देखेंगे जैसे लाल काफी तीक्ष्ण होता है, इसीलिए तो बड़ा बड़ा जो टावर वगैरह जो होता है उसमें देखिए लाल प्रकाश का मतलब यूज किया जाता है ताकि दूर से ही दिखे, क्योंकि आंखों के लिए बड़ा क्षमता का काम करता है, ताकि वैसे भी सर जो भी मतलब मोबाइल में भी देखिएगा ना कि आई ये करके आपका जो आता है आई कंफर्ट करके, तो उसमें भी आपका येलो इश हो जाएगा। पीला पीला हो जाता है, सही बोला, अभी लगा लीजिए हम्म। अपना मोबाइल में, देखिए पीला पीला हो जाएगा। हम्म। ताकि आंख पे कमजोर पड़े। जी हम्म, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पूर्ण शून्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का हम्म। जलना सूर्य की किरणों में निम्न घटकों में से किस एक के कारण हो सकता हाँ, है? तो यूवी रेज होता है ना उसमें, अल्ट्रावायलेट रे। जी। यूवी रेज जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इसको खाली आंखों से मत देखो, तुमको देखने का शौक ही है तो कुछ लगा लो आंख में, ठीक है, स्पेक्टर चश्मा वगैरह कुछ लगा के देखो, ठीक है। इसीलिए हम लोग अंदीना में मेरे बाहर जब भी धूप में निकलते तो क्या धूप वाला चश्मा लगाते जी हैं ना, जो सर। कि धूप के प्रकाश की तीक्ष्णता को क्या कर देता कंट्रोल है, से। कम कर देता जी। है, ठीक है। जी सर। चलिए, तारे का रंग किस चीज पे बात करता है, दर्शाता है किस चीज पे, जी जानते सर। हैं, फेमस क्वेश्चन है। उसके ताप पर। उसके जी सर, टेम्परेचर पे उसके निर्भर ताप पर करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे निर्भर करता है। बिल्कुल, देखिए इसमें पढ़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन एग्जाम में जी आता है, सर, इससे इसका कुछ। सॉल्यूशन है अच्छा इसका। हम्म, विशाल पढ़ लीजिए तारे इसका स्वतः सॉल्यूशन। चमकदार गैसों के पिंड हैं जो स्वयं के हम्म। गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे हम्म। रहते हैं। ये मतलब हम्म। कैसे बंधा रहता है? अगर एक ग्रेविटी तारा की वजह दूसरे से। से, या फिर जी, या पृथ्वी अगर चंद्रमा से अगर, या पृथ्वी सूर्य से अगर ये है मतलब उसके हम्म, चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कर रहा है। बिल्कुल। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होता है और 28% हीलियम, 1.5% कार्बन और नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5%, अच्छा एक सेकंड, 70% हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया 28%, जबकि हम्म। 1.5% में कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों आ जाता है। सारे और आते हैं इसमें। 0.5% लौ और अन्य भारी तत्व आते हैं। हम्म। यही तो लगता है सूर्य में भी है ना सर? सूर्य सबसे बड़ा तारा है ना सेम लगता सेम है, जब सेम रोशनी सेम में पता है सेम ना। सेम, सूर्य भी तो तारा ही अच्छा। है, सूर्य सबसे बड़ा हाँ। तारा नहीं है सूर्य। सूर्य मतलब एक कि तारा सौर है, मंडल सबसे है बड़ा सर, नहीं है। सौर मंडल का। नहीं, सौरमंडल का तो सूर्य जो है ना, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, ठीक है, मिडिल में आता है, ठीक अच्छा है, अच्छा। ना बहुत ज्यादा छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा, बीच में आता है सूर्य, सूर्य से तो बहुत हजारों हजारों गुना बड़े मतलब तारे आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। हाँ ठीक है, जो तारा जितना चमकीला रहेगा हम्म। उसका जीवन काल बहुत जल्दी, क्योंकि उसके तारा में ईंधन क्या है, तो तारों में ईंधन होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, तो हाइड्रोजन ज्यादा हीलियम। चमकीला जी रहेगा सर। तो हाइड्रोजन हीलियम तेजी से जलेगा, और जब हम्म। तेजी से जलेगा तो उसका जीवन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो जितना अधिक मतलब चमकीला रहेगा उसका जीवन काल मतलब उतना ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता इसको है डिफ्यूजन भी तो कहते हैं, क्या मार्ग कहते में। हैं, विसर्जन का जी। डिफ्यूजन लिखा रहता था, धूलकण की वजह से होता है, ठीक है। चलो 59 नंबर का। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, वही धूलकण। और धूलकण धूलकण की की वजह वजह से, से बिल्कुल होता है धूलकण की वजह प्रकाश। से होता है, बिल्कुल। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार वायुमंडल में सेम प्रकाश के धूलकण। प्रसार का कारण होता है धूलकण। हम्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, हम्म। यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। हम्म। दूसरा कह रहा है, यदि सायन और मेजेंटा रंग को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। ऑप्शन सी हम्म। कह रहा है, एक और दो दोनों सही है। ये ये आपको मिला देने पे सब। बनता है, दो रंग को मिलाने पे, जैसे बात करें लाल हरा और नीला क्या प्राथमिक रंग है, ठीक है, उसी हम्म। प्रकार से हरित भाग नीला और रक्त भाग मतलब मैजेंटा को आपस में मिला देंगे तो प्राथमिक पीला को प्राथमिक वर्णक माना जाएगा, मतलब दो रंग को मिला के तीसरा रंग जो बनता है ना, उसी के ऊपर प्रश्न है। जैसे लाल हरा जी और सर, नीला ये को अगर मिला देंगे, सारा त्रिभुज का वाला सारा श्वेत कॉन्सेप्ट नहीं प्रकाश से आता है। निकला है, श्वेत प्रकाश में जी। मतलब कितने रंग मिले, श्वेत प्रकाश में हाँ। 7 रंग है ना,
तो बाकी दो रंग को मिला के भी किसी तीसरा रंग को प्राप्त कर सकते हैं, तो वही है। ठीक है, जी चलिए। सर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग रंग दैर्घ्य, निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य रंग से। दैर्घ्य से होता है। ठीक है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और जबकि अधिक बैंगनी होता रंग है, का तरंग बैगनी का दैर्घ्य सबसे सबसे कम। मतलब कम होता है। बिल्कुल ठीक है, लाल का सबसे जी। अधिक है, बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें पूछ ही दिया आगे नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन में कि किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है, तो लाल का। तो सबसे लाल का होता है। ठीक है, ध्यान रखें, लाल का होता है। ठीक है। 7.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है इसका मान। जबकि बिल्कुल बैगनी का होता है 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। बिल्कुल। सबसे कम वेवलेंथ वही बैगनी का। दृश्य हम्म वर्ण वर्णक्रम दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला बैगनी। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला नीला प्रकाश प्रकाश में है। बीपीएससी प्रश्न को पूछा है। ठीक है, जी 67वीं बीपीएससी में प्रश्न देखने को मिला, 67वीं काट में और 60वीं में देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है। किसमें उच्चतम इसमें ऊर्जा उच्चतम होती है। ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको जो सोल्यूशन को। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा हम्म क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी ऊर्जा हम्म अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य अधिक तो ऊर्जा कम। हम्म फिर इस प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग का ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग का निम्नतम होगा। अच्छा, इन हम्म इन चारों में खोजना है, तो इसमें हम्म। सबसे हो जाएगा नीला। नीला, बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला होता है सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ऐसा ठीक हो है, सकता है पढ़िए पूछ दे इसको। कि इसमें, हाँ ऐसा पूछ दे ना कि नीला, बैगनी, जामुनी दे दे, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बैगनी। ठीक है, हम्म क्योंकि हम्म। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम ज्यादा होगा। बैगनी, ठीक है, उसके बाद जी, जामुनी, उसके बाद नीले रंग का और होता है। ठीक नीला। है, और हाँ। न्यूनतम नीले रंग का न्यूनतम तथा लाल रंग का तंगम अधिकतम होता है, वो तो ठीक है। हम्म। ठीक हम्म। है, यहाँ पे देखेंगे तो इसीलिए प्रश्न में चारों रंगों में प्रकाशों के नीले रंग की ऊर्जा जो होती है उच्चतम होती है, यहाँ पे नीले रंग का। ठीक है, फिर जी आगे सर। पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, लाल। हम्म, ये तो पढ़ ही लिए थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन अधिकतम कह रहा बैगनी। है। जी सर, हम्म, अधिकतम बैगनी विचलित होगा। कथन कर रहा है ए प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। दूसरा कह रहा है कारण लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य तो सबसे अधिक होता ही है, ये तो कथन सही है, आर तो हम्म। सही है। आर गलत है, कह रहा ए सही ये है, गलत आर है, गलत है। ये गलत है और सही है। अच्छा, सॉरी ये हम सही उल्टा है, पढ़ ये लिए। गलत है। वही हमको लगा आर तो सही है। जी जी, पढ़िए। ए गलत है। सारा लाल का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर होता है, जबकि हरा का तरंग दैर्घ्य 530 नैनोमीटर से अधिक होता हम्म है। ठीक हम्म है, तो आर सही है, तो पहले आर तो सही हम पहले ही कर दिए थे हम। हम्म। आंसर गलत देख लिए थे सर। और दूसरा कह रहा है प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ई उल्टा प्रोपोर्शनल होता टू है। 1/λ। जी। जिसका तंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा उसका हम्म, ऊर्जा कम होगा। ऊर्जा जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जी, लाल का और बात जिसका, करेंगे, ज्यादा होता है, लाल का हम्म, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिक ऊर्जा जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम ध्यान में हो इसको जाएगा। रखिएगा। ठीक है, एक गलत हो जाएगा जबकि और सही है। पहले ठीक दे है। दिया था कि लाल प्रकाश हरे हम्म, प्रकाश से अधिक ऊर्जास्वी होता है, इसीलिए बिल्कुल गलत ठीक हो है। गया। चलिए पढ़िए, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या किया? एक सेकंड सर, क्या हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या कारण है? अपवर्तन। जी सर, प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और में, सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पे होता है? ठीक है, गुजरात में, कच्छ तो के रण में। गुजरात के कच्छ में। ठीक है, कच्छ के रण में होता है। ठीक है, दोनों में जी सर। लगभग कितना देर का अंतर पाया जाता है? 2 घंटा का अंतर है क्या? जी 2.5 घंटा का है? लगभग, ध्यान में नहीं, याद उसी नहीं है, दो देखना हाँ। पड़ेगा, लेकिन इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए हम्म, 70 नंबर।
क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी बड़ा बिल्कुल, क्या दिखाई होता देता था? है सर। प्रकाश अगर का अपवर्तन होता है, हॉरिजॉन्टल ठीक है, जब प्रकाश का देखिएगा ना, जैसे अपवर्तन, ठीक ही है। सूर्य उदय होगा या सूर्य अस्त हम्म होगा, उसमें आपको बड़ा दिखाई देता है, वही कहना चाह रहा है। तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो अवरक्त की विकिरण का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। जो गहरे समुद्र में 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसकी लंबाई। इसीलिए इसका, ठीक है, एक बार मारेंगे तो दूर तक जाएगा, ठीक है, जी सर। इसीलिए प्रयोग होता है, ठीक है। 73 कह रहा है, कथन खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण कह रहा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आई थिंक दोनों सही है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग का परिकर्णन सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, स्कैटरिंग ठीक है। करता है ना, प्रकीर्णन स्कैटरिंग हुआ ना। परिकीर्णन स्कैटरिंग कम ही ज्यादा होता है थोड़ी रे। होता, कम होता है ना। ज्यादा स्कैटरिंग लाल होगा तो दिखेगा होता नहीं है। दूर से, ठीक है, कम फैलेगा तब तो इसीलिए तो कह दिखेगा रहा ना। कम हो रहा है जी। हाँ, रेड बिल्कुल कम हाँ होता है कम ही स्कैटरिंग। होता है। वायलेट की बात हम्म, करें, बैगनी की बात करें, उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उसका नहीं यूज होता है, ठीक है। स्कैटरिंग कम होता है, ठीक है, पढ़ सकते हैं इसका सोल्यूशन तो पढ़ लीजिए, नहीं तो 74 शुरू कीजिए। कितना क्वेश्चन है इसमें? खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का सब प्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम विकिरित होने वाला लाल रंग व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति हम्म। करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, नीला रंग का सर, हाँ, तो ठीक है। नीला का ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको तेजी में थोड़ा खींचिए, क्योंकि आधा ही आया है, आधा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो तेजी में थोड़ा सूर्योदय खींचिए। एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है, तो प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है। शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ये पूछता भी सर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होते हैं? तो वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल। जी चलिए सर। 74 आकाश पढ़िए। में, जी सर, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, सेम क्वेश्चन, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। यानी शॉर्ट वेव जो है, शॉर्ट रेडियो वेव, वो जो है दीर्घ रेडियो वेव की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। इस वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, खतरे 76, के संकेत के लिए लाल प्रकाश के प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है जी। ठीक है। चलिए 77 चलिए। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के प्रकाश का कारण आकाश का रंग परिकर्णन के नीला कारण, दिखाई ठीक है। देता है। सेम क्वेश्चन है सर सेम अगला भी। क्वेश्चन, प्रकाश का परिकर्णन, ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, 79 चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला रंग दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तीसरा कह रहा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका प्रकाश का 2, 1 परिवर्तन और नहीं 3 होता है, होता है ठीक है, ये ठीक। तो जी। सूर्य के कारण क्या कारण हाँ, होता है? सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है ठीक है, तो सर। 1 3 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ। मैंने पूछा था इंद्रधनुष के 7 अंगों का कारण क्या होता है? हम्म, होता है ना। ये सर वन क्या? विक्षेपण ना, वन वन विक्षेपण ना। विक्षेपण होता है, ठीक है, बिल्कुल वन। वही क्या? प्रिज्म वो ना बनाने के अपवर्तन जान से। प्रवर्तन ये सब मतलब तीनों होता है उसका। हाँ तीनों हाँ, होता तीनों है, होता ठीक है। है, तीनों अपवर्तन, पूर्ण ठीक है, आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन, तीनों होता है जी सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। उसमें आपको देखना पड़ेगा ना सर कि जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है ना, एक बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जबकि द्वितीयक में ठीक है। होता है एक बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आगे हमेशा सन क्वेश्चन के बताइए। अपोजिट ही होती है, ठीक है, सन के जी, हमेशा सन के उल्टा दिशा अपोजिट में होगी, होता क्योंकि है, ठीक है। वर्षा की बूंदे जो होगी ना, प्रकाश पड़ेगी ना,
तब वो दिखाई देगा ना, तो प्रकाश के अपोजिट होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। 80 नंबर पर ये सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल किरण लाल रंग का प्रतीत होने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। फनीकरण, अस्त होते बिल्कुल ठीक है। समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश आकाश का का रंग कैसा फनीकरण। दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रवर्तन और प्रकीर्णन दोनों द्वारा समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर प्रवर्तित कर देता है। जिस देखिए रंग को हमें प्रवर्तित सिंपल करेगा। से जो भी है, बिल्कुल जी हमारा जो रंग जो हमें जो दिखाई देता है ना, वो रंग हमारे आंखों का परावर्तन करता है इसी वजह से। ठीक है, सिंपल सी जी। बात है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पे है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर जी सर, इफेक्ट है। रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट पढ़ना है, तो दोनों रेड शिफ्ट आपको ऑफ वायलेट, डॉपलर प्रभाव ठीक। पे है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए पृथ्वी से पार्श्वगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग के 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो आकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को किस रंग का दिखाई देगा? पीला। काला। वाह। पीला दिखाई, नहीं नहीं, पीला पीला पीला। पीला दिया है। काला तो दिखाएगा म- अंतरिक्ष में रहिएगा तब। हाँ, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष क्योंकि में वहां आप पे रहिएगा काला ओ तब दिखाई काला देगा। हाँ दिखाई ठीक देगा। है। ये कह रहा है ना कि जब आप जा रहे हैं तभी तभी आप जैसे रॉकेट यान में बैठे हुए हैं, ठीक है, और प्रकाश का हम्म वेग, रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग का 2/10 हो गया, ठीक है, हम्म तब आपको कैसा दिखाई देगा? तो यात्री को जो बैठा हुआ है उसको तो नीला दिखाई देगा, लेकिन जो पृथ्वी पर है उसको कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को किस रंग का दिखाई देगा? उनको तो दिखाई वो देगा उसको पीला। पीला दिखाई देगा। टॉप क्वेश्चन था ये। तो सर ऐसे देखे ना सर, आप कोई भी रॉकेट जब लॉन्च होता है तो देखते हैं हम्म पीछे से धुआं टाइप का पीला पीला दिखाई देता है, ध्यान दिए हैं? हम्म हम्म हम्म, वही चीज बोल रहा है सर। हम्म। हाँ, ये कहिए कि हम लोग उतना ध्यान तो दिए लेकिन क्वेश्चन जब मेन इस पूछेगा पे तो प्रकाश की चाल पॉइंट से पे स्लिप निर्भर करेगा। कर रहा है ना, वो प्रकाश का वेग कम हो रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, ठीक है, 2/10 88 हो रहा है नंबर। ना। जी। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा। बिल्कुल आवाज भी जी थोड़ा सर, ठीक है। वही उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? जब प्रतिबिंब दर्पण दर्पण के पीछे उसके पोल व फोकस के बीच होगा तो वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी या आभासी काल्पनिक होगा, होगा। ठीक है। फिर आगे बढ़िए इसको। कार में पीछे के यातायात दृष्टि अवलोकन के लिए कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर। हाँ, साइड मिरर ठीक में है फिर वही क्वेश्चन है सर, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। ठीक है। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण, ये भी वही क्वेश्चन है सर। दाढ़ी को बनाने के लिए अवतल दर्पण, गाड़ी ठीक में है। अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊ- ऊपर ऊपर उजला उजला होना नीचे चाहिए, काला। नीचे काला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए रिफ्लेक्ट कर देखिए देगा। छत्ता, छत्ता का हम्म, रंग देखते कैसा होता है गांव देहात में। देखिए बड़ा बड़ा छत्ता, उसका अब तो स्टैंडर्ड वाला आ गया, लोग तरह तरह का कलर ढूंढने लगे हैं। लेकिन वास्तविकता कलर हम्म, कैसा? ऊपर में उजला, नीचे काला। हम्म। यस। 94। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। बिल्कुल काल्पनिक होता है और बड़ा होता है खगोलीय हाँ। दूरबीन। मतलब जो जूम करके दिखाता है ना, लगभग एक तो कोई जी था वो सर, जी 8000 सर, गुना मतलब ज्यादा बायनोकुलर बड़ा सर। बड़ा मतलब कर देता था। जी जी, बायनोकुलर आप कह सकते हैं, बायनोकुलर तो देखते हैं ना, काल्पनिक होता बायनोकुलर है और का। बड़ा होता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। बड़ा होता है। जब दो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। है, जब दो समानांतर काल्पनिक को आभासी समतल। भी बोलेंगे, ठीक है, आभासी। आभासी भी बोलेंगे जी। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। डाटा अनंत, बिल्कुल। इसमें ये क्या कहता है, ये याद रखिएगा, प्रतिबिंबों यानी इमेज की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला 360 थीटा डिग्री -1। हम्म और शायद इवन नंबर आता है तो -1 नहीं होता है क्या सर? कुछ ऐसा ही मुझे कुछ नहीं है यार। पता है।
हम तो याद की हुए अनंत होता है, ठीक है, रटा हुआ है ये, अब कैसे हाँ, होता नहीं पता समानांतर है। समतल दर्पण होगा तो अनंत होगा। बाकी अगर एक आपको थ्री कोण इडियट में देखेगा तो एक निकालना थ्री होगा। इडियट में एक डायलॉग है, हिंदी तुम्हें समझ में आती है, तो कहता है नहीं मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है। इवन आता है तो और उसमें घटाना साइंस पड़ता है, ठीक है, ऑड आता साइंस है में तो वही उसका अब छोड़ दिया याद कर जाता है। लेते हैं। हम्म। ठीक है, इवन में ये घटाना पड़ता है, ये अब घटाया है। जी जी। अच्छा, इवन में घटाना पड़ता है, ऑड में कुछ नहीं करना पड़ता है उसी ना तरह से सर? छोड़ दिया जाता है जी। हाँ, उसी तरह, वही हमको भी याद आ रहा था, वही कंफ्यूज थे हम, इसलिए हम इसको। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब ये बनेंगे? भी अनंत बन जाएंगे। अनंत जी। हम्म, समानांतर समतल दर्पण जैसे ही आ जाएगा ना सर, तो वो अनंत। पैरेलल में कभी भी आपको प्रतिबिंब की संख्या नहीं निकल सकती है, जब तक एंगल नहीं बनेगा तब तक कैसे बनाइएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा टू थीटा। हाँ वही है, टू थीटा। टू जी थीटा। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। दूसरा कारण कह रहा है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। मतलब डेंसर से मतलब रेयर में जाता है ना, मतलब जैसे हम्म। आपका ज्यादा घनत्व वाला से किस में जाएगा, तो मतलब विरल में, विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? पुनः आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जो कि किस में होता है, हीरा में भी होता है ना, हीरा में भी डेंस जी। से लेके मतलब रियल में जाते हैं ना, ठीक हम्म। है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या सही स्पष्टीकरण भी है, इसको सोल्यूशन पढ़ दीजिए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम से वापसी हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ये मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चमकती हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। होता है ना सर, आप कहीं ट्रैवलिंग किए होंगे रात में तो देखे होंगे बस उसमें कि साइड में येलो येलो कलर का, येलो रेड करके हाँ हाँ पॉल बिल्कुल पे या बिल्कुल, कहीं ठीक है, पे वो तेज एक्सीडेंट तेज वगैरह ना हो करके। इसलिए सड़क में भी दे देता है ना, हाँ सड़क पे भी दे देता जी जी, है, सड़क साइड में में भी भी दे रहता देता है। है। रेड किसका सड़क प्रयोग में भी करते हैं देता है। उसमें, रेडियम, रेडियम का प्रयोग करते हैं ना, रेडियम ही होता है ना। चलिए, पता नहीं किस कारण चमकता है। जी चमकता जी, कौन है, रेडिया रेडियम मेरा। ही सच, रेडियम ही चमकता है रेडिया ना। मेरा। सिंपल सा, आप हम लोग जो काम जो करवाते हैं, तो हम लोग जो काम हम्म। जो करवाते हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे का, जैकेट में देखिएगा, ठीक है, जैकेट में भी जी। चमकीला हाँ रहता है, हाँ, जैकेट दे देता है ताकि ना पता चले से काम हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। या हम्म, फिर रात में देखिएगा कहीं कहीं भी सड़क वगैरह पे रात में काम होते रहता है, कोई देखिएगा वो लोग पहन के रखता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्ट उस पर पड़ेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। जैकेट में भी लोग लगाता है जो मजदूर वगैरह होते हैं सो, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न पे चलिए, तो क्या है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का को अलग करने का क्या तरीका है? सिंपल एक सा, उसको प्रिज्म प्रिज्म से से गुजार दीजिए, रंगों ठीक है। को कौन अलग सा रंग अलग बन किया जाएगा? जाता है। कौन सा रंग बनेगा? VIB GY विवग्योर। OR। ये रेड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वायलेट सबसे कम होगा, ठीक है। रेड ऊपर होता है कि नहीं, रेड ऊपर होगा, भी नीचे आता है, हाँ, बैगनी नीचे आएगा। ठीक या है। बैजनिया पिनाला करके याद कीजिए या विवग्योर से याद कीजिए, दोनों में से किसी से याद कर जैसे भी लीजिए। याद, इंग्लिश वाला याद होता है तो इंग्लिश वाला चलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ क्वेश्चन पे है, ये जब भी बन ध्रुव जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण अब आकाश भी में से वर्षा के मतलब क्या बाद हो जाएगा, दिखाई देने वाला वायलेट नीला। इंद्रधनुष है। बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला, नारंगी, लाल, लाल तो सबसे नीचे है। बीच में वाई, हरा होता है सर, वाई ये मतलब क्वेश्चन पूछा ऑरेंज, हुआ है। वाई मतलब बीच में, हाँ बीच में हरा हो जाता है, ग्रीन हो गया ना, बीच में हरा, 3 गो ऊपर 3 ये गो पूछा नीचे, हुआ क्वेश्चन है ठीक है। कि इंद्रधनुष तो में बोल रहा है सही बीच में क्रम कौन कौन सा सा रंग? है, तो सही क्रम भी से क्या होता है, वायलेट मतलब नीला हो गया ना भी से, नहीं नहीं सर, भी से कहाँ? क्या, कौन सा का बैगनी बोल, क्या बोलते हैं भी से जो हाँ, होता है, बीच बैगनी से होगा। वायलेट, बैगनी से। बैगनी होगा, ठीक है। देखो। हम्म, तो बैगनी वाला ऑप्शन तो है ना, तो बैगनी के बाद हरा तो होगा नहीं, तो नीला अगर लेते तो ब्लू लेते, ब्लू के बाद ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के बाद येलो, ठीक है, तो नीला यही हरा वाला पीला। स्कीम आपका बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो विवोर से ही बन जाएगा, इसको सबसे नीचे रेड आ जाएगा। यहीं पर भी देखिए सबसे पहले बैगनी है, फिर आई से मतलब क्या,
आई से मतलब इंडिगो जिसको इंडिगो, जामुनी बोलते हैं, ठीक है। बी से मतलब ब्लू हो गया, ब्लू जी हो से गया, मतलब ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन वाई हो से गया, मतलब येलो वाई हो से गया, येलो हो गया, ओ से मतलब ऑरेंज हो गया, ई से ठीक है। ऑरेंज आर हो से गया, मतलब क्या होगा, रेड रेड हो रेड। गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 101 नंबर। जब धूप वर्षा की बूंदे जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में हम्म से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? हम्म। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। इन कौन धनुष के लिए आंतरिक सारे के परिवर्तन, सारे होता है, अपवर्तन? ठीक है। दो ऑप्शन। परिक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन, परिक्षेपण, सारे होते हैं ना। अभी तो बता रही अच्छा, थी, क्या नाम था। परिक्षेपण परिवर्तन होता है, सारे जी होता है, बिल्कुल। हाँ। परिफेशन के स्कैटरिंग इसी को बोलते हैं ना सर। परिवर्तन रिफ्लेक्शन ना सर, नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन परिक्षेपण की बात कर, परिक्षेपण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। परिक्षेपण यहाँ पे परिवर्तन दिया, देखे ना एक्सप्लेनेशन में, वही तो परिक्षेपण नहीं समझे तब हम अच्छा, नीचे होते, इसलिए परिक्षेपण को स्कैटरिंग हम का वन ऊपर लाते विक्षेपण कहते हैं सर, वन विक्षेपण कहते हैं, सॉरी। परिकीर्णन ठीक है, ना, परावर्तन स्कैटरिंग, पूर्ण, परिकर्णन स्कैटरिंग होता तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, परिकीर्णन होता परिकर्णन, हाँ ठीक ठीक ठीक। है तारा जी। टिमटिमाता है उसके वजह से, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, तारा अपवर्तन परिकर्णन के के, कारण क्यों होता अपवर्तन है? के, परिकर्णन की वजह से क्या होता है, परिकर्णन की वजह से अभी सर ये आपको नीला दिखाई नीला देता दिखाई है, देता है आकाश। नीला दिखाई देता है, बिल्कुल आकाश आकाश नीला नीला दिखाई दिखाई देता है, देता है। बिल्कुल ठीक है। तो परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है, ठीक है। ध्यान में रखें, तीनों काम होता है इसमें, ठीक है। जी सर। चलिए, देखिए यहाँ पे इसमें दे देखिए, दिया सर। प्राथमिक इंद्रधनुष में हाँ, लाल मैं अभी रंग बता बाहर रही की थी। ओर और बैगनी जो होता है हम्म, अंदर की ओर होता है। बीच में कौन होता है, तो बीच में ग्रीन बी- होता है, ठीक है। बीच में, बीच में ग्रीन हो गया, चलिए आगे चलिए, 102 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है ना सर कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा जो तब प्राथमिक इंद्रधनुष होगा, ठीक है। और उसमें हो जाता है 2 बार परावर्तन और 1 बार अपवर्तन, आई थिंक द्वितीय इंद्रधनुष में आ ही द्वितीय जाएगा, कौन वही है। क्वेश्चन है। हम्म प्रकाश का वन विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, डिस्पर्शन ऑफ हम्म लाइट। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्यदाही है सर? हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, बैगनी और लाल। हम्म। वही ऊपर फर्स्ट और में कौन लास्ट होता है, में ऊपर में, ऊपर लाल, में लाल ऊपर में लाल होगा, नीचे में और बैगनी नीचे होगा। में बैगनी, ठीक है। देखिए सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देंगे? तो इसमें दिखाई ही नहीं दे नहीं दिख सकता सकता है। है ना, क्योंकि बीच में होता है ना इंद्रधनुष, हमेशा मतलब सन के मतलब क्या बनेगा, अपोजिट में बनेगा। अपोजिट बनेगा। जब दोपहर में एकदम सर पे होता है तो दिख नहीं सकता। ज्यादातर उस कब समय बनता है, शाम के समय में बनता है। हाँ, उस समय शैडो भी नहीं बनेगा, दोनों चीज ध्यान रखिए, शैडो भी शैडो नहीं भी बनेगा, क्योंकि एकदम सर पे लाइट होगा। हाँ, देखिए यहाँ पे दिखता है, इंद्रधनुष हमें सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देगा। जब सूर्य पूरब हम्म, में होता है अर्थात ये सुबह के समय में, तब इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा। जब सूर्य पश्चिम में होता है तो ये साय के समय इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा। पूरब में दिखाई बीच में देगा। होगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। हम्म। 106 नंबर। तो कथन कर रहा है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण कर रहा है छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकिरणित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है। ये थोड़ी ना तो होता है, किसके वजह से होता है, अपवर्तन की वजह अपवर्तन से के होता है कारण ना। होता है सर जी। हम्म ये प्रकीर्णन दे दिया तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी हम्म भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा कह रहा है हम्म। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। दोनों सही है, आई थिंक, हाँ दोनों सही है, दोनों थोड़ा सा अपवर्तन उठा के हुआ तो कारण होगा। दिखता है, हाँ, तो उठा ठीक है। हुआ दिखेगा तो इसका मतलब आपके निकट दिख रहा है ना, मतलब ऊंचाई यदि हो बिल्कुल। गई तो आपके निकट हो गया, बस यही कहना चाह रहा है सर, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। बिल्कुल। जल जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा सर। इस कारण जल में वायु का बुलबुला, इसमें एक क्वेश्चन आता है किस तरीके से, देखिए हाँ दिया हुआ है, जल में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, ठीक है, उसका सतह उत्तल होता है, हम्म अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। हम्म सतह उत्तल होता है तो अवतल, यानी जल में जो डूबा हुआ रहेगा तब,
ऐसे लगता है बुलबुला जो रहता है ना वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है क्या, ऐसे ही कुछ है पानी क्वेश्चन। में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस हाँ की भौतिक कार्य उत्तल लेंस करता है। की भांति पानी में कार्य करेगा। अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसे जल में डूबे बुलबुले की लेंस की प्रकृति ठीक है। अवतल लेंस तो बदल ठीक है, जाता है। क्या दिक्कत है। हम्म और बात करेंगे साबुन वगैरह में देखते हुए, तो साबुन वगैरह का रंग देखते हुए ना एकदम मतलब हम्म चमकीला रंग जो दिखता है, बुलबुला जो दिखता है साबुन के विस्तार साथ, के कारण वह किसके वजह से होता है, कि व्यक्तिकरण की वजह से। अपवर्तनांक के कारण ना होता है वो, आई थिंक। और व्यक्तिकरण की वजह से होता है ना, साबुन का जो व्यतिकरण रंग व्यतिकरण व्यतिकरण जी, हाँ व्यक्तिकरण होता है ना, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के व्यक्तिकरण कारण जी जी, हाँ, बिल्कुल ये सही। चमकीला देखिए वगैरह साबुन दिखता जो है। बुलबुला जो है ना, बुलबुला देखते उभरा हुआ रहता है, उत्तल लेंस की तरह दिखता है, उत्तल दर्पण की उत्तल की तरह, लेकिन व्यवहार करेगा अवतल की तरह, उल्टा हो जाता है। हाँ यही यही हम हम्म, बोलना चाह रहे थे, सतह उत्तल रहेगा और व्यवहार करेगा अवतल लेंस की बात। कभी कभी क्वेश्चन जी फंसा देता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें उठा हुआ इसका रहता है मतलब तो सही हम्म, बात है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा तो आ ही लगा। गया ना, पढ़िए जी इसको। सर, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी ठीक है, लेंस अपसारी के या जगह पे, ठीक है, लेंस के अपसारी जैसा। लेंस, हाँ ठीक है। अपसारी चलिए लेंस। आगे पढ़िए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण उसका में आधा न्यूनतम होता ऊंचाई है, ठीक होनी है, चाहिए, उसका आधा होना चाहिए। आधा होता है, ठीक है, ठीक है, आधा होगा तो पूरा फिगर दिख जाएगा, ठीक है। H/2 होना चाहिए। एक समतल हम्म, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अनंत होती है, ठीक है। हाँ ना। हम्म, फोकस क्या होती है, फोकस वाला R/2 किसका होता है, फोकस R/2 focus R/2 इसी टेंथ कौन में सा पढ़े चीज तभी है? याद आ रहा है, कुछ ऐसा ही कुछ था, F=R/2 प्रूफ करना फोकस तो पड़ता सब था, कहा है ना उसमें। प्रूफ करना पड़ता है F=R/2 हाँ प्रूफ R/2 होता कर। है, त्रिज्या का आधा होता है फोकस, त्रिज्या क्या आधा होता था, ठीक त्रिज्या है का आधा बिल्कुल। होता है। ये पढ़ेंगे इसको। ये तो आ ही तो गया है, बोले थे यही तो है, F=R/2 होता है, ठीक है, 0.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, इसको सॉल्व करके दिखाया है ना, उसको पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे क्या होता है, अगर कैसे रहेगा यहाँ पे दृष्टि रहेगा दोष तो निवारण के लिए किसका प्रयोग करें, दृष्टि दोष निवारण के लिए, ये तो उत्तल दूरदृष्टि के लेंस लिए, ना, दूर दृष्टि के लिए और उत्तल निकट लेंस के ना, लिए, दूरदृष्टि ने अच्छा निकट हाँ दृष्टि दूरदृष्टि है, सॉरी, अवतल और होता निकट है, निकट दृष्टि, अवतल। निकट निकट अवतल का होता है। अवतल जी होता सर, है, ठीक नेक्स्ट है, क्वेश्चन दूरदृष्टि है के लिए दूर उत्तल है, दृष्टि निकट के वाले, लिए दूर निकट तीन दृष्टि अक्षर का दोष तो चार वाले, अक्षर जाएगा, निकट तीन चार चार अक्षर चला जाता और है, दो तीन हो जाएगा, कंफ्यूजन दो। हो। दो तीन। जी आगे चलेंगे 114। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम्म पहला कह रहा व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख नहीं, सकता है। दूरदृष्टि रहेगा तो दूर दूर, के पिंडों को नहीं दिख हाँ सकता है, तो स्पष्टता तो देख ही निकट सकता का है ना, देख सकता दूर वाला तो दूर देख ही देख सकता है, सकता है निकट ना, है। नहीं देख निकट का नहीं सकता ना। देखेगा। अच्छा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं है तो व्यक्ति पहला दूर तो के सही पिंडों हो का गया सर। स्पर्श देख सकता है। अच्छा ये पहला जी सही हो सर, गया, सॉरी सॉरी, निकट का नहीं दूसरा दिखता है ना। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। ये लेंस क्या का होता है, नाभ्यांतर इंग्लिश बताता तो पता चलता। अच्छा पढ़ लेते हैं। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। निकट से पिंडों का हाँ प्रतिबिंब ठीक है, तो सही रेटिना है, फोकस होगा के तो नहीं दिखता होगा, नहीं हाँ, दिखता होगा। अंतिम वाला गलत होगा रेटिना पे, इसमें। रेटिना पे बनना चाहिए ना, ठीक है, जी रेटिना सर, पे नहीं रेटि बनता, निकट पीछे रेटिना की पे ओर बनना बनता है। चाहिए। ऐसे भी पूछता रेटिना है अच्छा ना, पीछे दूर अवतल बनेगा। लेंस दृष्टि का दोष प्रयोग थोड़ी में ना करते हैं, इमेज इसके कहाँ किसके लिए बनता है प्रयोग सर, उत्तल करते हैं, रेटिना करते के पीछे। उत्तल का करते हैं, अवतल ठीक का। है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो उसको ठीक ठीक है। करने के लिए ये उत्तल लेंस का प्रतिबिंब प्रयोग रेटिना पे करते हैं। बनना चाहिए, रेटिना का पीछे बनेगा तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जी, चलिए वही क्वेश्चन पूछता है सर कि दूर दृष्टि दोष में ना इमेज कहाँ बनेगा, तो रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे बनता है, ठीक और है। निकट चलिए दृष्टि आगे, दोष में आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। ना तो कॉनकेव का यूज किया नतोदर जाता है, कॉनकेव, कॉनकेव। हम्म, नतोदर अवतल ठीक है, अपसारी, इसको क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं, अवतल अवतल है ना बोलते बोलते हैं। हैं, जी सर, जी कॉनकेव अवतल हुआ, केव ठीक है, अवतल कॉन्वेक्स हुआ, उत्तल होता है। कॉन्वेक्स उत्तल, निकट दृष्टि दूर के दिन पे अवतल का, दूर दृष्टि के लिए उत्तल अवतल, का, ठीक है। उत्तल चलिए का। जी सर, मायोपिया यानी अवतल निकट लेंस में दृष्टि दोष हो गया, अवतल हो गया। निकट दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, में अवतल हो दूर गया। का क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है ना। जी सर, जी हाइपरमेट्रोपिया होता है। और निकट चलिए वाला मायोपिया होता है। हम्म, 119 नंबर सर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका वो वही हो कारण जाएगा, क्या है। पुतली का आकार में इसका परिवर्तन नहीं लिया, इसका कारण क्या पढ़ लिए, देते हैं सर। पढ़ कह रहा दीजिए। है आंखों में स्थित कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होता है, जबकि
रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होता है। तीव्र प्रकाश में रेडोप्सिन यानी रॉड रिसेप्टर समाप्त हो जाता है या क्षीण होकर निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अंधेरे में रोडोप्सिन के पुनः विचरण या पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली का आकार में परिवर्तन भी होता है, जिससे आंखों को अंधेरे के प्रति अनुकूलित होने में समय लगता है। तो वही तो बोला इसलिए पुतली क्या कारक, ए ये सी ऑप्शन तो डी था ही तीनों यहाँ पे। सही है, इसलिए ऑप्शन पढ़ देते हैं अच्छा। सर। इसमें ए कह रहा है पुतली का आकार में परिवर्तन होता है, लेंस और व्यास, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है, और तीसरा कह रहा है रेडोप्सिन यानी रॉड रिसेप्टर जो होता है उसका विरंजक या पुनः विकिरण होता है। चौथा नहीं होता है, यानी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना, ऐसा कुछ नहीं होता। रॉड इतना ही सेल होगा। अपना सेल पढ़ते हैं ना सर, उसी पे डिपेंड करता है चलिए ये। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से बनते हैं। उत्तल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष से लगभग आदमी पीड़ित रहता है सर, ठीक है, इसलिए उसको इसीलिए दे देता है। तब तो नजदीकी चीज नहीं दिखता है। जी सर। अब निकट में दूर का नहीं दिखेगा, निकट कर दिखबे करे। अरे क्या उल्टा क्यों बोल रहे? हाँ, देखते हैं आप जब क्लास में बैठिएगा ना तो दूर की जब आप बोर्ड से बहुत ज्यादा दूर बैठ जाइएगा तो आपको बहुत सारी मतलब लेटर है ना जो कम दिखने लगता है, वही चीज होगा। आंखों में उल्टा हो जाता संकेंद्रण होता है। जी सर, उल्टा होता है। निकट में मतलब दूर का नहीं दिखेगा और दूर में निकट का नहीं दिखेगा, बस। दूर में निकट करने देते उल्टा हो हाँ, जाता है। उल्टा एकदम इसका रहता है। आंखों आंखों में संकेंद्रण होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, या लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, या रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा, या आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। संकेंद्रण, इसका इंग्लिश लिखता ना, आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। चले पढ़िए 122 नंबर नहीं लिखा हुआ, रख लीजिए। आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। हाँ। 122 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है मृग तृष्णा एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का, हाँ सही है। अवतल लेंस सर्च का, लाइट में हाँ अवतल दर्पण का सही है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही लिया, ठीक है। हाँ, गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। हाँ, हल्के रंग के कपड़े तो जरूर माने जाते हैं सफेद। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा नहीं, अवतल वाला होता है, ENT वाला अवतल करता है, तो डी नंबर गलत हो गया। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह होता है नातेदार यानी अवतल वाला ना सर, खोज बत्ती। सर्च लाइट में हाँ, अवतल दर्पण। हेडलाइट, कार के हेडलाइट में खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में, बाप रे अवतल नहीं होता है ना तो खोज उधर। बत्ती। हाँ, तो अवतल तो न तो उधर तो बोल ही रहा है अवतल सर। होता है ना तो उधर। हाँ, तो वही तो अवतल मैं नहीं, बोल रही हूँ, अवतल अवतल दर्पण। ना तो उधर क्या क्या नाम सब आगे अस्पर्देशन की तो खोज 25 बत्ती तो पहले सेंटीमीटर। समझ नहीं पाएंगे, सर्च लाइट लिखा तो समझ लोगे खोज बत्ती खोज बत्ती खोजते रह जाएंगे सर खोज बत्ती को। 25 सेंटीमीटर, ये भी कितना, ये तो 25 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ सर। 25 इसमें तो कोई, सेंटीमीटर अब अधिकतम कितना हो सकता है? अनंत, ठीक है, स्पष्ट अधिकतम। मतलब करें तो 25 सेंटीमीटर है ही। जी सर, ये बार बार वही क्वेश्चन दे रहा है सर, 26 तक वही क्वेश्चन है। 27 क्या आंख ये के लेंस का, 27 26 तक वही है सर, समान स्पष्ट न्यूनतम दूरी। 27 नंबर क्या है? आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, बताइए। पुतली के, रेटिना के, कि आइरिस के? आइरिस नहीं करता, कम बेस का क्लियरी काम करता है। मस्पेंसिया, हाँ, ये क्लियरी वाला होता है है। सिलेरी मालूम क्या? क्या पता, नहीं पता, देखना पड़ेगा। सीलिया, क्या ठीक है, आंसर लिया? सिलियरी मांसपेशिया, वेरी गुड, ठीक है। क्या होता है? सिलियरी मांसपेशिया की मतलब होता है। आंखों का लेंस का लेंस को फोकल दूरी पकड़े हुए किसके रहता है, कारण मतलब होता है? वही। जी जी, मांसपेशी जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में। हाँ ठीक है, सिलेरी मांसपेशिया सही है। इसका क्या पढ़िए, इसको क्या आवाज नहीं जा रही क्या? सिलेरी मांसपेशिया के, ठीक है, शिथिलन संकुचन से आंखों के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आंखों के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित होती है, ठीक है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से, कोई दिक्कत नहीं है।
लेंस की क्षमता मापी जाती है, सेम क्वेश्चन डायोप्टर से। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, 50 सेंटीमीटर। कैसे निकालते हैं? 50 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, वन तो बाई इसका है, मतलब 100 से 200 टी कर बराबर देते वन हैं। बाई 1/2 1 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल। आगे चलते, धूप के चश्मों की पावर तो 0 होती है, जानते ही है। ठीक है, जी समान सर। फोकस की दूरी वाले कांच को दो लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, एक दूसरे के सटा कर रखे जाते हैं, तो इस गुण का व्यवहार क्या होता है? तो कांच के कांच की समतल समतल चादर की चादर की होती है। ठीक है, भांति। बिल्कुल ठीक है। चलिए पढ़िए तो 133 नंबर। कमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम कमरा नहीं, उद्भाषण। कैमरा है, कैमरा, कैमरे फोटो खींचने वाला। हाँ कैमरे से हम्म, उद्भाषण इक्वल टू होता है d² इंटू टी के हम्म। अनुक्रमानुपाती होगा। आंसर दिया किससे है होगा, कैसे होता है 822 नहीं पता है। 822 1/60। 1/60 है। ठीक है, आईएएस में पूछा यानी हुआ है। द्वारक आईएएस में द्वारक जो 1994 बोला 95 ना बहुत सर, कठिन क्वेश्चन पूछते थे। फोकस। उससे आसान तो अभी का क्वेश्चन सब आता है आईएएस का। फैक्चुअल क्वेश्चन सब ज्यादा पूछा है 94 95 का आईएएस में, अभी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए 134 नंबर। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? तो फिल्म बिल्कुल, की तब भांति तुलना फिल्म की की तरह जाती है। काम करता है, बिल्कुल ये तो आता है जी। खूब प्रश्न। मनुष्य की आंख 135। में मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पे बनता है ना। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? रेटिना तो नहीं लिखा, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल बोलते हैं। रेटिना की हिंदी में दृष्टि पटल दृष्टि बोलते पटल। हैं। कितना दे रहा था? 1/16 सेकेंड। 1/16 जी। 1/10 आंख से सेकंड 1/10। में 16 कान पे एक एक सेकंड बटा बटा ध्वनि दस कहाँ रहता थे? है। दस अभी ना नहीं, पढ़े। अभी ना पढ़े सर। ध्वनि 1/10 झूठा आंख पे है। एक होता बटा है। दस हाँ, आंख पे अच्छा 1/16। कान जी 1/10। जी जी। उल्टा, ध्वनि 1/10 1/16 ये। जी सर। चलिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यही रेटिना तो दृष्टि ये पटल रेटिना पे। पे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना। मनुष्य की आंख रेटिना में पे, प्रतिबिंब रेटिना। रेटिना पे। 39 नंबर। किसी हम्म, अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित कर देती हाँ है। बिल्कुल, जो रंग रंग परावर्तित बदलता है। करेगी वही दिखाई देगा। ठीक है। जी सर। हम्म, 40 नंबर 140 नंबर। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से तो वही रंग बनते प्राथमिक हैं। रंग कौन होता है? प्राथमिक लाल रंग को ही ना लाल मिलता हरा है। नीला। लाल हरा नीला। हम्म, कैथोड रे ट्यूब यानी CRT पे निकाला जाता है ये विभिन्न रंग। हम्म, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है हम्म, इसमें। वे कौन से मूल कण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग। ठीक है। जब लाल हरे नीले प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ेगा तो ये सफेद हो जाएगा, सफेद हो क्योंकि जाएगा। तीनों ठीक है, लाल हरा प्राथमिक नीला रंग के से ही बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक रंग को मिलान में सफेद हम्म, बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सफेद बनता। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला नहीं है इसमें। काला नहीं है। 3 रंग मूल रंग है, लाल हरा नीला। कितना बार पूछेगा? सूर्य के प्रकाश जिन लाल है, रंगों की हरा नीला, श्रृंखला पीला होती भी है। आता है क्या प्राथमिक में? नहीं सर, लाल हरा नीला होगा ना। पीला क्या दिया इसमें? लाल बी बी नंबर ना होगा? 144 का बी नहीं दिया आंसर। तो एक बी तो काला दिया। लिया है। अरे तो इसमें प्राथमिक रंग नहीं पूछ है रहा तो है, नहीं वो 43 पूछ नंबर रहा है पढ़े। ना। आप अच्छा नहीं 43 है, नंबर देख रहे हैं, ठीक है। 44 नंबर पढ़े सर। अच्छा 43 में 44 कौन देख सा रहे हैं। प्राथमिक रंग नहीं है? और 44 में 3 रंग मूल रंग है, कौन कौन है? लाल हरा नीला कहाँ लाल गया? हरा नीला। बी जी। नंबर दिया तो। हम्म, सूर्य के ये प्रकाश सूर्य में के 7 प्रकाश। रंग होता है। 7। रंग विषम रंग को पहचानिए, कौन विषम रंग हो जाएगा भाई? भूरा। भूरा। अच्छा भूरा नहीं बनता ना इसमें भी की और। अच्छा ये प्रकाश में सफेद रंग में नहीं होता है भूरा, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट करिए। 147। इसलिए बहुत आदमी पीला को भी छाट दे सकता है, सोचेगा लाल हरा नीला होता है, लेकिन भूरा पीला दोनों दे रहे हैं। थोड़ा नहीं फंस सकता है अच्छा, इसमें। ये इसके लिए किया है ना, सनलाइट को लेकर किया है। ठीक है, हाँ डिपेंड करता है, सनलाइट को प्राथमिक लेकर रंग को के। मानेगा तो वो भी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। वही वही बोला। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का माप। उषा काल में सूर्य का रंग। उषा काल में चंद्रमा का दिखना। आकाश में तारों का टिमटिमाना। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। इनमें से कौन सा दृष्टि भ्रम है? 1 2 4। गोधूली ये से सूर्य लिया है, का ये माप। लिया है, ये इसमें। दूसरा दिया उषा काल में सूर्य का रंग।
ये नहीं है। चौथा दिया है आकाश के तारों का आकाश में बहुत टिमटिमाना। सारा देखना ये भी नहीं सब है, ठीक है। अपवर्तन वाला दिया है सर, सब अपवर्तन के कारण जो होता गोधूली है। से सूर्य का अमाप, ठीक है। साथ में उषा काल में सूर्य का रंग, और साथ में देखें आकाश में रंगों का टिमटिमाना, ये तीनों कारण इसके हैं, ठीक है, दृष्टि भंग का, ठीक है। चलिए आप चलते, चलिए तो यहाँ पे समाप्त हो गया प्रकाश चैप्टर, जो कि कितना देर लगा हम लोगों को, 1 घंटा 40 मिनट का पूरा पूरा संपूर्ण लगा, जिसमें हम लोग चैप्टर को रिवीजन कर लिए। एग्जाम से पहले हम लोग जो भी चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग भूषण की जो ग्रीन वाली जो किताब आती है उससे सारा को ऑब्जेक्टिव करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विज भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है।